आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 5 ऑफ सीजीएसटी एक्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट का सेक्शन नंबर 17। लास्ट पार्ट में हमने सेक्शन नंबर 16 कवर किया था, जिसमें हमने सेक्शन 16 में जो है एलिजिबिलिटी और कंडीशंस देखी थी। इसमें हमने मेनली 4 पार्ट कवर करे थे, सेक्शन 16(1), सेक्शन 16(2), सेक्शन 16(3) और सेक्शन 16(4). इसके साथ हमने रूल 36 जो है रेफर किया था। इसको फटाफट एक बार हम दोबारा रिकॉल करते हैं और उसके बाद शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 17। तो सेक्शन नंबर 16 में हमने स्टार्टिंग में क्या बात करी थी कि सेक्शन किसके लिए है, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट। किसके लिए है इनपुट टैक्स क्रेडिट? सबसे पहले हमने बात करी थी सेक्शन 16(1) की, जब वहां पे हमने देखा था कि इसकी एम्बिट को बहुत ही एनहांस कर दिया गया था। वहां पे क्या कहा था, वहां पे एवरी रजिस्टर्ड पर्सन को अलाउ कर दिया था कि वो क्रेडिट ले ले। वहां पे उसकी एम्बिट को बहुत बड़ी कर दिया और सबको अलाउ कर दिया, जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है उसको अलाउ कर दिया कि वो क्रेडिट ले ले। लेकिन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस के लिए अगर यूज हो रहा है तो उसका जो क्रेडिट है, उसका जो इनपुट टैक्स है, उसका वो क्रेडिट लेने के लिए उसको अलाउ कर दिया गया था। इसके बाद हमने उसके बाद के सबसेक्शंस में देखा कि कैसे उसकी एम्बिट को धीरे धीरे रिड्यूस कर दिया गया। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 कहता था कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन, मैं इस सेक्शन को नहीं मानता, किसी को भी क्रेडिट नहीं मिलेगा अगर 4 कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती। कौन कौन सी 4 कंडीशन थी? सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि सबसे पहली कंडीशन थी कि टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट या फिर एनी अदर डॉक्यूमेंट जो है होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या थी कि गुड्स जो है रिसीव हो जानी चाहिए। इसमें हमने ये भी देखा था कि अगर उस पर्सन के बिहाफ पे, उस रजिस्टर्ड पर्सन के बिहाफ पे किसी और को रिसीव होता है या फिर उस पर्सन के बिहाफ पे किसी और को सर्विसेज रिसीव होती हैं, तो वे मान ली जाती हैं कि वो उसी रजिस्टर्ड पर्सन को रिसीव हो गई है। तो सेकंड पॉइंट की ये कंडीशंस थी। उसके बाद हमने थर्ड पॉइंट में देखा था कि वहां पे क्या था कि प्रोविजनल क्रेडिट की बात करी गई थी, जहां पे था कि टैक्स की पेमेंट जो है हो जानी चाहिए। जहाँ पे हमने इसमें स्टार्टिंग से एग्जांपल लेके चले थे कि सप्लायर मैं हूंगा और रेसिपिएंट आप होगे, तो जब मैं टैक्स पे कर दूंगा तो आप क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट टू प्रोविजन टू सेक्शन 41 था, जहाँ पे प्रोविजनल क्रेडिट के ब्याह पे भी आप क्रेडिट ले सकते हो। और चौथी कंडीशन क्या थी कि रिटर्न अंडर सेक्शन 39 मतलब जीएसटीआर 3 भी जो है फर्निश हो जानी चाहिए, रिटर्न फाइल हो जानी चाहिए। तो ये 4 कंडीशन थी सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के अंदर क्रेडिट लेने के लिए। उसके बाद हमने प्रोवाइडेड देखा था कि अगर लॉट्स में, अगर इंस्टॉलमेंट्स में जो है अमाउंट जा रहा है तो उस केसेस में क्या होगा, उस केसेस में जब लास्ट इंस्टॉलमेंट चली जाएगी उस टाइम पे जो है एलिजिबल हो जाएगा रेसिपिएंट क्रेडिट लेने के लिए। हमने एग्जांपल लिया था कि कुछ इंस्टॉलमेंट मई में गई थी और एक जो लास्ट इंस्टॉलमेंट थी वो 2 जून को गई थी, हमने एग्जांपल में लिया था। तो 2 जून को, जून मंथ के अंदर जो है आप एलिजिबल हो जाओगे क्रेडिट लेने के लिए। उसके बाद फर्दर प्रोवाइडेड दैट, उसके बाद वाली एक्सेप्शन में हमने 180 डेज की बात करी थी कि 180 डेज के अंदर मैंने आपको सेल करी थी, आपने क्रेडिट ले लिया था, लेकिन आपने 180 दिन के अंदर मुझे पेमेंट नहीं करी, तो आपने जो क्रेडिट लिया वो आपको रिवर्स नहीं करना, वो आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा और वो इंटरेस्ट के साथ 6 महीने का जो डेफर, जो गवर्नमेंट को लेट मिला है टैक्स, उसका विद इंटरेस्ट जो है आपको पेमेंट करनी होगी उसको, वो आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड हो जाएगी। इसके बारे में हमने फिर उसके बाद बात करी थी कि जब वो आप पेमेंट मुझे कर दोगे, जब हमने उसका एग्जांपल लिया था कि 8वें महीने में आपने वो हमें पेमेंट कर दी, आपने जैसे ही 8वें महीने में मुझे पेमेंट कर दी तो आप एलिजिबल हो जाओगे उस क्रेडिट को लेने के लिए। तो 8वें महीने में जो है आप वो क्रेडिट ले सकोगे। तो ये था प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड आल्सो दैट में। इसके बाद हमने सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 में पढ़ा था कि अगर आपने जीएसटी पार्ट पे डेप्रिसिएशन क्लेम कर दिया है तो आप जीएसटी का क्रेडिट नहीं ले सकते। इसका हमने एग्जांपल भी लिया था, जहां पे बैलेंस शीट हमने फॉर्म करी थी और पीएनएल फॉर्म किया था, जहां पे 1 लाख प्लस जीएसटी 1,18,000 की हमने वैल्यू जो है डाली थी। वहां पे अगर हमने 1 लाख की वैल्यू जो एसेट की है वो ली, वो डाली है, वो कैपिटलाइज करी है, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं, तो 18,000 का जीएसटी हम क्लेम कर पाएंगे। लेकिन अगर हमने 1,18,000 ही कैपिटलाइज कर दिया तो उस केस में जो है क्रेडिट हम नहीं ले पाएंगे। तो ये हमने वहां पे बात करी थी। उसके बाद उसके बाद हमने पॉइंट नंबर 4 मतलब सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में क्या बात करी थी, वहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी कि हम मैक्सिमम कब तक क्रेडिट ले सकते हैं, उस फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद जो फाइनेंशियल ईयर है उसके सितंबर मंथ की रिटर्न की ड्यू डेट के जो ड्यू डेट फॉल करेगी उस तारीख तक आप क्रेडिट ले सकते हैं। और
वहां पे और भी था, और एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। एनुअल रिटर्न की जो डेट थी वो डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न थी, जिस दिन आप एनुअल रिटर्न फाइल कर दोगे। अगर आपने वो पहले ही फाइल कर दी तो आपकी जो है ड्यू डेट वो पहले की ही बन जाएगी। लेकिन अगर आपने सितंबर मंथ की ड्यू डेट के बाद फाइल करी है तो आपकी जो ड्यू डेट बन जाएगी वो सितंबर मंथ की 3B की ड्यू डेट ही आपकी लास्ट डेट बन जाएगी उस फाइनेंशियल ईयर के क्रेडिट लेने के लिए। इसको हमने डिटेल में डिस्कशन किया था। इसके बाद ये प्रोवाइजो ऐड किया था जो कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 के रिगार्ड में था। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था कि स्पेसिफिक एक ही साल के लिए था। तो हमने ये सारी चर्चा हमने करी थी मेनली सेक्शन नंबर 16 की। इसके बाद हमने रूल 36 को कवर किया था। रूल 36 में हमने बात करी थी कि रूल 36 के अंदर क्या कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए क्रेडिट लेने के लिए। तो कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, वहां पे था इनवॉइसिंग था। यहाँ वहां पे क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट थे, वहां पे इनवॉइस था। इनवॉइस के अलावा क्या था, इनवॉइस अंडर सेक्शन 31 और इनवॉइस अंडर सेक्शन 31(3) सबसेक्शन क्लॉज 5 क्लॉज एफ। उसके अलावा डेबिट नोट थे। डेबिट नोट के जिसकी हम डिटेल में चर्चा करेंगे कब, सेक्शन 34 जब करेंगे। उसके अलावा बिल ऑफ एंट्री, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का इनवॉइस। तो उसके बाद ये सारी चीजों के बिहाफ पे जो है हम क्रेडिट ले सकते हैं। उसके बाद हमने बात करी थी कि कौन इनवॉइस के अंदर क्या क्या चीजें होना मैंडेटरी है, जिसमें हमने कहा था कि डिटेल ऑफ द टैक्स होनी जरूरी है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ गुड, जीएसटीएन किसका, सप्लायर का और रेसिपिएंट का, और प्लेस ऑफ सप्लाई इंटर स्टेट के केस में जो है मैंडेटरी रहेगा। तो ये सारी चीजें तो इनवॉइस में होना मैंडेटरी होना बहुत जरूरी है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए। इसके बाद हमने रूल 36 सब रूल 3 में पढ़ा था कि वहां पे अगर क्रेडिट नहीं मिलेगा, अगर जो है कोई फ्रॉड की वजह से जो है हमें टैक्स पेमेंट करी है, या फिर विलफुल मिसस्टेटमेंट के केस में हमने टैक्स पेमेंट करी है, या फिर हमने कोई फैक्ट छुपाया है। अगर इन केसेस में हमें अगर कोई डिमांड रेज होती है तो उसका क्रेडिट जो है हमें अलाउ नहीं होगा। इसके बाद हमने रूल 36 सब रूल 4 किया था, जिसको मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताया था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बाद में आने के बाद ये रिस्ट्रिक्ट करता था कि जब मैं अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करूंगा उसके बिहाफ पे जो है आपको क्रेडिट मिलेगा। और मैक्सिमम आप कितना क्रेडिट ले सकते हो, मैक्सिमम आप 5% जो एलिजिबल क्रेडिट है आपका होगा उसका मैक्सिमम 5% एक्सेस ले सकते हो। हमने एग्जांपल भी लिया था कि आपका बाकी लोगों से जो परचेज है उसका आईटीसी था 50 रुपए, और जो मेरा इनवॉइस था उसमें 100 रुपए के ऊपर 18 रुपए का क्रेडिट था। तो मैंने अपनी जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करी, मैंने 1 फाइल नहीं करी, इसलिए आप 18 रुपए का क्रेडिट नहीं ले सकते। आप कितना का क्रेडिट ले सकते हो, आप 50 रुपए के ऊपर 5% मतलब 2.5 रुपए और का क्रेडिट ले सकते हो। 52 रुपए 50 पैसे का आप क्रेडिट ले सकते हो, और 15 रुपए 50 पैसे जो बैलेंस बच गया 18 रुपए का, वो तब क्रेडिट लोगे जब मैं अपनी जीएसटीआर 1 फाइल कर दूंगा। तो इस तरीके से जो है सब रूल जो रूल 36 सब रूल 4 जो है रिस्ट्रिक्ट करता था क्रेडिट लेने के लिए। इसके बाद हमने इसका प्रोवाइजो देखा था कि वहां पे कोविड-19 की वजह से जो है लास्ट ईयर फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त का जो है क्यूमुलेटिव जो है 3B में जो है रूल 36(4) का इम्पैक्ट लिया गया, और वो सारा ये 7 मंथ का जो क्रेडिट है वो सारा का सारा एडजस्ट किस में करना था, वो सितंबर 2020 की रिटर्न में जो है एडजस्ट करना था रूल 36(4) का क्रेडिट। तो ये हमने सारी चर्चा करी थी रूल 36(4) की और रूल 16 की। होप ये सारी आप टोटली रिवाइज हो गई साथ साथ। अब हम आगे बढ़ते हैं, आज की चर्चा हम शुरू करेंगे सेक्शन 17 के साथ। सेक्शन 17 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि आईटीसी का चैप्टर जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा बन जाता है क्रेडिट लेने का, क्योंकि इस पे ही डिपेंड करता है कि हमें कोई चीज का क्रेडिट मिलना है या नहीं मिलना। तो इसका सेक्शन 16 हम कवर कर चुके हैं। अब सेक्शन 17 हम शुरू करने जा रहे हैं, जो कि बात करता है अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट। कहता है किस तरीके से अपोर्शन होगा क्रेडिट का, किस तरीके से अपोर्शन होगा क्रेडिट का, और साथ में कहता है कि कौन कौन से क्रेडिट जो है टोटली ब्लॉक्ड होंगे, कौन से क्रेडिटेड टोटली ब्लॉक्ड होंगे। वो क्रेडिट तो मिलने ही नहीं है, वो क्रेडिट मिलने ही नहीं है। और कौन से हमने दो बातें पढ़नी है इसमें, अपोर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट कि क्रेडिट का अपोर्शनमेंट किस तरीके से होगा। अपोर्शनमेंट किसको कहेंगे, अगर मेरी मैं सप्लाई यहाँ पे हम इसमें भी जो एग्जांपल लेके चलेंगे वही सेम लेके चलेंगे कि मैं सप्लायर हूँ, आप रेसिपिएंट है। मान लेते हैं मैं सप्लायर जो हूँ मैं टैक्सेबल गुड्स भी दे रहा हूँ, मैं एग्जेम्प्टेड गुड्स भी दे रहा हूँ। मैं टैक्सेबल गुड्स भी देता हूँ, मैं एग्जेम्प्टेड गुड्स भी देता हूँ। इसलिए
मेरे को जो क्रेडिट अलाउ होगा, मेरे को जो क्रेडिट पीछे से मैं परचेज करूंगा और फिर सेल करूंगा, राइट, या फिर मैं परचेज करके कुछ मैन्युफैक्चर करूंगा और फिर उसको सेल करूंगा। तो ऐसे केसेस में अगर मैं टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों में सप्लाई करता हूं तो मेरा टैक्सेबल पार्ट का जो क्रेडिट है वो तो मुझे अलाउ होना चाहिए, और जो एग्जेम्प्टेड पार्ट से रिलेटेड आईटीसी है वो अलाउ नहीं होना चाहिए। सीधी सीधी सी बात है ना, जो टैक्सेबल गुड्स से रिलेटेड जो क्रेडिट है वो मुझे मिलना चाहिए, और एग्जेम्प्टेड गुड्स से जो क्रेडिट है वो मुझे नहीं मिलना चाहिए। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि किस तरीके से एग्जेम्प्टेड और क्रेडिट के केस में हम मूवमेंट को रखेंगे। तो एग्जेम्प्टेड, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल से समझे तो हाँ, मान लेते हैं हम शूज में शूज या फिर कोई ऐसा करते हैं, कोई और एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे हम कहें बिस्किट्स, मैं बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ और साथ में आटा की प्रोसेसिंग रहती है, ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं। और मान लेते हैं ये जो बिस्किट है, ये जो बिस्किट है ये टैक्सेबल है, ये टैक्सेबल है एट द रेट, मान लेते हैं ये 5% टैक्सेबल है, और ये मान लेते हैं आटा जो है वो एग्जेम्प्टेड है, राइट, ये एग्जेम्प्टेड है। अब हमें, अब मैंने इसकी सप्लाई करी, अब मैंने इसकी सप्लाई करी 1,00,000 रुपए की, और इसकी भी सप्लाई करी 1,00,000 रुपए की। इजी समझने के लिए इस तरीके से एग्जांपल ले लेते हैं। मेरा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी, मेरा टैक्स जीएसटी कितना बनेगा इसके ऊपर, आउटपुट, आउटवर्ड कर देते हैं इसको, आउटवर्ड कितनी लायबिलिटी बनेगी मेरी, 5, इसके ऊपर कितनी बन गई, 1,00,000 के ऊपर 5,000 रुपए, और इस 1,00,000 के ऊपर मेरी क्या लायबिलिटी बनेगी, कुछ भी लायबिलिटी नहीं बनेगी, एग्जेम्प्टेड है। अब मैंने ये जो था, ये जो मैंने सप्लाई किया, इस सप्लाई को करने के लिए मैंने कुछ परचेजेस भी करी होंगी, मैंने कुछ परचेजेस भी करी होंगी। मान लेते हैं मैंने जो परचेजेस करी, मैंने इस 1,00,000 की सेल करने के लिए जो है 70,000 की यहाँ पे परचेजेस करी थी, और इस आटा को प्रोसेस करने के लिए मैंने जो है गेहूं लिया, और मान लेते हैं गेहूं भी एग्जेम्प्टेड था, राइट, तो हम मैंने यहाँ पे 50,000 रुपए का मैंने यहाँ गेहूं लिया। तो यहाँ मैंने बिस्किट के लिए जो मैदा वगैरह लिया होगा, राइट, तो मैदा वगैरह में जो जीएसटी लगा होगा, ये अभी हमने ये वाला जो था ये आउटवर्ड का था, राइट, ये वाला इसके ऊपर टैक्स था, और अब हम जो बात कर रहे हैं वो जीएसटी की बात कर रहे हैं, किसके ऊपर, परचेज के ऊपर जो जीएसटी था, ये भी मान लेते हैं कि एट द रेट 5% ही मेरा परचेज की वैल्यू भी थी। तो 7 5 35, तो 3,500 रुपए का यहाँ पे मेरे को इसके ऊपर मैंने जीएसटी पे किया, और इसके ऊपर कुछ नहीं था तो यहाँ पे कोई जीएसटी नहीं। अब मुझे आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी 5,000 की जो पे करनी है, उसके लिए क्या मैं इस 3,500 को एडजस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा टैक्सेबल गुड्स है, इससे रिलेटेड आईटीसी जो है वो टोटली अलाउड रहेगा। ये जो मेरा एग्जेम्प्टेड गुड्स है, इससे रिलेटेड अगर कोई टैक्स पे किया होगा, मान लेते हैं अगर अभी यहाँ पे तो एग्जांपल हमने ऐसे ले लिया कि ये वाला 50,000 के ऊपर भी टैक्स नहीं है, लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि इस आटा के लिए जो हमने प्रोसेसिंग के लिए जो चीजें ली, उसको मान लेते हैं कि उस पे भी टैक्स था, अगर मान लेते हैं यहाँ पे भी 5% टैक्स था, तो ये 2,500 रुपए, तो ये 2,500 रुपए जो जीएसटी मैंने पे किया है, क्या इसका क्रेडिट अलाउ होगा मेरे को। जो एग्जेम्प्टेड गुड्स 1,00,000 की बेची, उसको गवर्नमेंट को क्या टैक्स मिला, उसके ऊपर कुछ भी टैक्स नहीं मिला, उसको गवर्नमेंट को उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं मिला, राइट, इसकी बात कर रहा हूं मैं। जो एग्जेम्प्टेड पार्ट है उसके ऊपर कुछ नहीं मिला गवर्नमेंट को, तो यहाँ पे ऐसे केस में ये वाला जो क्रेडिट है जो 50,000 के ऊपर 5% है, ये भी अलाउड नहीं होगा, ये भी नॉट अलाउड, ये भी इसके ऊपर भी क्रेडिट अलाउड नहीं होगा। सीधी सी बात है, अगर टैक्सेबल सप्लाई है तो उससे रिलेटेड जो इनपुट है वो अलाउ होंगे, और जो एग्जेम्प्टेड सप्लाई है उससे रिलेटेड जो इनपुट रहेंगे वो जो है उसका क्रेडिट अलाउ नहीं होगा। यही अपोर्शन की बात करता है सेक्शन नंबर 17, जहां पे
कुछ हम देखेंगे कि किस तरीके से एग्जेम्प्टेड गुड्स और टैक्सेबल गुड्स का जो आईटीसी है उसको प्रोपोर्शनेट में बांट दिया गया, और वहां पे जो कॉमन आईटीसी है, मान लो ये बिस्कुट और आटा, ये हम दो बना रहे थे, हमने दोनों के इनपुट देख लिए और इनपुट सीधा सीधा हमें पता लग गया कि ये वाला इनपुट जो है हमें अलाउ होगा, ये वाला अलाउड होगा, और ये वाला जो है अलाउ नहीं होगा। लेकिन मान लेते हैं हमें इस दोनों प्रोसेस करने के लिए एक मशीनरी की जरूरत थी, एक एक मशीनरी की जरूरत थी। वो मशीनरी हमने खरीदी थी 10 लाख रुपए की, और उस मशीनरी के ऊपर 18% जीएसटी लगा था। तो 1.8 लाख का इसमें जीएसटी लगा था, और टोटल 11.80 लाख की जो है इसकी वैल्यू थी। ये मान लेते हैं कि इस तरीके से जो है ये जो मशीनरी है वो बिस्कुट में भी यूज हो रही है, और यही मशीनरी जो है वो आटा प्रोसेसिंग में भी यूज हो रही है। तो इस 1,80,000 का क्या क्रेडिट अलाउ होगा या डिसअलाउ होगा, यहाँ पे बात करता है सेक्शन 17। यहाँ पे इस जो है 1,18,000 रुपए का जो क्रेडिट है, इसको जो है बाइफरगेट कर देगा कि कितना क्रेडिट इसका अलाउ करना है और कितना क्रेडिट अलाउ नहीं करना। इसके लिए जो है हमें रूल रेफर करने पड़ेंगे, रूल नंबर 42 और रूल नंबर 43 जो है हमें रेफर करने पड़ेंगे। इस रूल की मदद से हम देखेंगे कि कितना पार्ट जो है अलाउ करा जाएगा और कितना पार्ट जो है अलाउ नहीं करा जाएगा। ये जो सारी डिस्कशन है ये दो रूल्स कवर करेंगे, रूल 42 और रूल 43। जो अभी हमने मशीनरी वाला केस लिया वो हमारा रूल 43 में कवर होगा। रूल 43 कैपिटल गुड्स के बारे में बताएगा कि अगर कोई मशीनरी ली है और वो मशीन टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड दोनों में यूज होती है तो उसका किस तरीके से क्रेडिट लिया जाएगा वो बात करेगा रूल नंबर 43। और इनपुट सर्विसेज के लिए, अगर हम कहें इनपुट सर्विसेज के लिए जो क्रेडिट रहेगा, जो अगर हमने वो इनपुट और इनपुट सर्विसेज टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड दोनों में यूज करी है, और तो उसका कितना पार्ट जो है आईटीसी, उससे रिलेटेड आईटीसी का कितना पार्ट हमें अलाउ होगा और कितना पार्ट अलाउ नहीं होगा, वो कहेगा रूल नंबर 42। तो ये दो रूल आज हम करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। आज हम प्रैक्टिकल पार्ट हम कर रहे हैं, तो साथ में कैलकुलेटर जरूर ले लीजिए, क्योंकि आज हम बहुत सारे एग्जांपल इससे रिलेटेड करने जा रहे हैं, जिसमें हम एक एक अलग अलग सिनेरियो को देखेंगे, इनपुट का और इनपुट सर्विसेज का, और एलोकेशन करेंगे कि कितना पार्ट का क्रेडिट हमें मिलेगा और कितने पार्ट का क्रेडिट हमें नहीं मिलेगा। तो हम इस एग्जाम्पल को जरूर ध्यान रखना है, जो अभी हमने एग्जाम्पल लिया जहां पे हमने सप्लाई का पार्ट, ये पार्ट जो है इसको मैं अलग से दोबारा से मार्क करता हूँ। ये पार्ट जो हमारा रहेगा वो वाला पार्ट हमारा सप्लाई का रहेगा, सेल का था, और ये वाला जो पार्ट था हमारा उससे रिलेटेड इनवर्ड सप्लाई का था, जो हमने इनवर्ड लिया उसका था। और इनवर्ड में हमें देखना है कि कितना अलाउ होगा कितना अलाउ नहीं होगा, वो रूल 42 बताएगा। और जब हम प्लांट एंड मशीनरी की बात करेंगे तो यहाँ पे इससे रिलेटेड जो दोनों में यूज हो रही है उससे रिलेटेड जो है रूल 43 बताएगा। राइट, अब हम दोबारा मूव करते हैं सेक्शंस में। सेक्शन क्या कहता है इसके रिगार्डिंग, सेक्शन नंबर 17 को अब हम शुरू करने जा रहे हैं। सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 क्या बात करता है? सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 कहता है वेयर अ गुड्स और सर्विसेज और बोथ आर यूज्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन partially for the purpose of business, partially for the purpose of business, partially for the other purposes, मतलब partially for the personal purposes, partially for the business purposes, partially for the purposes for the personal purposes. Credit shall be restricted of such input tax credit is attributed to the purpose of business only. इसको एग्जांपल से समझाता हूं कि क्या यहाँ पे बात क्या कहना चाह रहा है ये प्रोविजन। जैसे हमने ये एग्जांपल लिया, इसी तरीके से जो है हमने एक एसेट लिया, हमने एक एसेट खरीदा, मोबाइल फोन। अब मोबाइल फोन हमने जब खरीदा तो हमारा मोबाइल फोन, हमने इस मोबाइल फोन ये लिया मान लो 20,000 रुपए का, 20,000 के ऊपर 18% जीएसटी ऐड करके, 3,600 रुपए का जीएसटी ऐड करके ये 23,600 रुपए का हमको इनवॉइस मिल गया। ये जो है मोबाइल फोन है, ये मोबाइल फोन हम इसको इससे
बिजनेस के पर्पज से भी यूज करते हैं, बिजनेस की भी कॉल्स वगैरह करते हैं, और जो है पर्सनल पर्पज के लिए भी यूज करते हैं, राइट। फोन तो दोनों पर चीजों के लिए यूज होगा, उसमें बिजनेस से रिलेटेड भी यूज करेंगे उसको हम, और उसको हम पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज करेंगे। अब हमारा आईटीसी 3600 रुपए का जो है, इसके इसमें सेक्शन 17 बताएगा कि इस आईटीसी जो 3600 रुपए का आईटीसी है, इसमें इसके दो पार्ट बन जाते हैं, बिजनेस के लिए कितना यूज हो रहा है ये, और ये पर्सनल पर्पस के लिए कितना यूज हो रहा है, उस हिसाब से एलोकेशन जो है हमें करनी होगी। इसके लिए हमें रूल्स को रेफर करना होगा। तो यहाँ पे सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 यही बात करता है कि कोई एक ऐसा एसेट जो आपने लिया जो कि आपका बिजनेस के लिए भी यूज हो रहा है, और अगर वो पर्सनल, और वो जो है पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रहा है, तो खाली जो बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रहा है उससे रिलेटेड जो आईटीसी है उतना प्रपोर्शन का आईटीसी का जो है वो ही आपको अलाउ होगा, और जो पर्सनल पर्पस का है वो अलाउ नहीं होगा। ऑब्वियसली है, पर्सनल पर्पस का जो है वो अलाउ नहीं होना, इससे रिलेटेड जो आईटीसी है वो अलाउ नहीं करना, राइट। आईटीसी अलाउ नहीं होगा, और बिजनेस रिलेटेड जो आईटीसी है वो अलाउ हो जाएगा। तो इस 3600 रुपए के जो है बाइफर्केशन हो जाएगा कि कितना बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, कितना पर्सनल के यूज हो रहा है। पर्सनल वाला अलाउ नहीं करेंगे, बिजनेस वाला अलाउ कर देंगे। यही बात कहता था सेक्शन 617 सबसेक्शन 1, यही बात कहना जा रहा है, जहां पे वो उसने बिजनेस को और अदर पर्पसेस में जो है पर्सनल पर्पसेस को, तो वो कहता है कि क्रेडिट जो आईटीसी है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पस का ही अलाउ होगा। एग्जाम्पल मोबाइल फोन वाला ध्यान रखेंगे इसके लिए। अब हम सबसेक्शन 2 पढ़ने जा रहे हैं। सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 कहता है, वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ बोथ आर यूज्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन पार्शियली पार्शियली फॉर द टैक्सेबल सप्लाई और पार्शियली फॉर द एग्जम्प्ट सप्लाई। ये जो पार्ट अभी मैं मार्क कर रहा हूं, पहले हम इसको कवर करेंगे। पार्शियली फॉर द टैक्सेबल सप्लाई और पार्शियली फॉर द एग्जम्प्ट सप्लाई। अगर पार्शियली जो अभी हमने एग्जांपल लिया था उसमें दोबारा से आ जाते हैं, कौन सा, बिस्किट और आटे वाला जो हमने एग्जांपल लिया था, जहां पे बिस्किट को हमने टैक्सेबल डाला था 5% पे, और जो बाकी पार्ट था आटा, वो एग्जेम्प्टेड था। तो वहां पे भी क्या करा गया है, वहां पे भी क्या करना है कि क्रेडिट को रिस्ट्रिक्ट करना है। कितना, किस पे रिस्ट्रिक्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल पार्ट का जो से रिलेटेड, टैक्सेबल सप्लाई से रिलेटेड जो आईटीसी है वो अलाउ होगा, और जो एग्जेम्प्टेड पार्ट से रिलेटेड इनपुट टैक्स है वो अलाउ नहीं किया जाएगा। ऑब्वियसली रीजन भी यही है, गवर्नमेंट को जहां पे टैक्स नहीं मिल रहा, जहां पे गवर्नमेंट को आउटवर्ड में टैक्स नहीं मिल रहा, उससे रिलेटेड आईटीसी भी अलाउ नहीं करेगी। जहां पे गवर्नमेंट को आउटवर्ड सप्लाई से टैक्स मिल रहा है, उससे रिलेटेड जो इनवर्ड्स हैं उसका अलाउ कर देगी। ठीक है, सिंपली यही बात यहाँ पे कही है कि आउटवर्ड से रिलेटेड जहां पे गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा उससे रिलेटेड आईटीसी को अलाउ कर दिया जाएगा, जहां पे गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा उससे रिलेटेड आईटीसी को अलाउ नहीं किया जाएगा। अब इसमें जो ये टैक्सेबल सप्लाई है, इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है जीरो रेटेड सप्लाई को। जीरो रेटेड सप्लाई क्या होती है, इसको हम डिटेल में अलग से चर्चा करेंगे जब हम सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017 पढ़ेंगे। वहां पे इसके बारे में बताया गया है कि जीरो रेटेड सप्लाई क्या होती है। यहाँ मैं हल्का सा इसका रेफरेंस दे देता हूँ कि अगर हमने कोई गुड्स एक्सपोर्ट करी, अब अगर हमने कोई गुड एक्सपोर्ट करी, तो वहां पे हमारे पास दो ऑप्शन निकल के आते हैं कि हम विद पेमेंट ऑफ टैक्स कर सकते हैं और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स कर सकते हैं। हमारे पास दो मेथड क्या निकल के आते हैं कि हम विद पेमेंट ऑफ टैक्स में जा सकते हैं या फिर विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स में जा सकते हैं। और अगर हम विद पेमेंट ऑफ टैक्स में जा रहे हैं तो वहां पे हमें टैक्स की पेमेंट करनी होगी, लेकिन हमारे पास साथ में ये भी ऑप्शन है कि हम विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स में जा रहे हैं, लेकिन अगर हमने विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स में गए, अगर हमने, अब मैं दोबारा से एग्जांपल ये बताता हूँ, अगर हमने एक्सपोर्ट के केस में हमारे पास दो मेथड होते हैं, इसको हम वैसे डिटेल में अलग से चर्चा करेंगे, जैसे यहाँ पे रेफरेंस लेने के लिए जितना पार्ट चाहिए वो मैं यहाँ पे कवर करने जा रहा हूँ। यहाँ पे जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, जब हम एक्सपोर्ट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे माल जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, हम दिल्ली में हैं और दिल्ली से हम यूएस जो है ये इसको सप्लाई कर रहे हैं यूएस। तो यूएस जब हम सप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास दो वे हैं कि इसके ऊपर जो है हम विद टैक्स
टैक्स हम इसको पेमेंट कर सकते हैं और हम इसको विदाउट पेमेंट जो है सप्लाई कर सकते हैं। हम जो है इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं ये जो हमारा वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसको मान लेते हैं 1 लाख रुपए की इसकी वैल्यू है। इस 1 लाख के ऊपर हमारा दो दो केस बन जाते हैं। मान लेते हैं हम जो सप्लाई कर रहे हैं वो 18% पे आता है, तो हमारे पास दो वे हो जाते हैं। अगर हम विद पेमेंट कर रहे हैं तो 1 लाख रुपए के ऊपर जो है हम 18% जीएसटी जो है लगा देंगे और 18,000 रुपए जो है हम हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी। 1,18,000 रुपए का हमारा इनवॉइस बन जाएगा। अगर हम विदाउट सप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हम 1 लाख रुपए हम वैल्यू डालेंगे और जीएसटी जो है उस केस में कुछ भी नहीं लगेगा और 1 लाख रुपए का हमारा यहाँ पे इनवॉइस बन जाएगा। तो आप ये सोचोगे कि हमेशा जो है एसएससी यही वाला ऑप्शन चाहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, उसको हम डिटेल में अलग से चर्चा करेंगे कि कब एसएससी के लिए ये वाला ऑप्शन लेना बेनिफिशियल है और कब ये वाला ऑप्शन लेना बेनिफिशियल है। उसके लिए जो है जब हम आईजीएसटी पार्ट करेंगे, उसका सेक्शन 16 पढ़ेंगे, वहां से उसको रेफर करके चलेंगे। राइट, अभी जो हमें समझना है, हमें जो अभी आईटीसी के लिए सेक्शन 17 के लिए जो पार्ट हमें समझना है, वो पार्ट हमें ये समझना है कि ये वाली जो सप्लाई है, कौन सी सप्लाई, जो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स वाली अगर जो सप्लाई है, और यहाँ पे जो हमने जीरो रेटेड, इसको हम जीरो रेटेड सप्लाई कहते हैं। वहां पे जो एक्सपोर्ट की सप्लाई को हम जीरो रेटेड, जब हम जीरो रेटेड वाला सेक्शन पढ़ेंगे, जीरो रेटेड सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई में जो है एक्सपोर्ट कवर होती है और भी चीजें कवर होती है, उसको हम डिटेल में कवर डिफरेंट अलग से करेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पे सिर्फ इसी का पार्ट लेके चलते हैं कि एक्सपोर्ट, यहाँ पे जो सेक्शन 17 कहना चाह रहा है, वो कह रहा है कि टैक्सेबल सप्लाई में जो है एक्सपोर्ट भी इंक्लूड होगा। मतलब इसके ऊपर जीएसटी तो नहीं लगा, इसके ऊपर जीएसटी तो नहीं लगा, लेकिन इस 1 लाख को लेने के लिए, इस 1 लाख को लेने के लिए जब हमने 70,000, यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने इस गुड्स को, ये जो हम जिसको 1 लाख पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये हमने 70,000 रुपए का बाय किया था। इसके ऊपर हमने डोमेस्टिकली ही इंडिया से ही बाय किया था, तो 18% हमने इसके ऊपर जीएसटी दिया होगा। तो 70,000 के ऊपर 18%, इसके ऊपर 12,600 रुपए हमने जीएसटी दिया होगा और अब हमारा 82,600 रुपए का इनवॉइस बना होगा। तो ये 12,600 का जो हमारा क्रेडिट है, जो हमारा 12,600 जो है वो हमारा टैक्सेबल सप्लाई में इंक्लूड किया जाएगा। ये हमारा टैक्सेबल सप्लाई में इंक्लूड किया जाएगा। इसका क्या मतलब बनता है, इससे रिलेटेड जो आईटीसी है ये 12,600 का, ये भी अलाउ किया जाएगा, ये भी अलाउ किया जाएगा। यहाँ पे गवर्नमेंट को देखो टैक्स नहीं मिला, यहाँ पे गवर्नमेंट को नो टैक्स, नो टैक्स रिसीव, बट फिर भी, लेकिन फिर भी जो इसके ऊपर जो जब ये खरीदा था, इसके ऊपर 12,600 का जो क्रेडिट था वो अलाउ कर दिया गया। ये सिर्फ जीरो रेटेड के केस में होता है, जहां पे हमने एक्सपोर्ट विदाउट पेमेंट किया, फिर भी हमें उससे रिलेटेड जो आईटीसी है वो अलाउड होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे इसलिए टैक्सेबल सप्लाई में इसको ऐड किया गया है। तो इसलिए दोबारा प्रोविजन में मूव करता हूं, तो सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 कहता था कि वहां पे जो अगर कोई सप्लाई हो रही है पार्शियली टैक्सेबल पार्शियली एग्जेम्प्ट, तो टैक्सेबल से रिलेटेड जो आईटीसी है वो अलाउ किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल से रिलेटेड जो आईटीसी है वो अलाउ किया जाएगा, और जो एग्जेम्प्टेड से रिलेटेड है वो अलाउ नहीं किया जाएगा। टैक्सेबल से रिलेटेड वाला आईटीसी मिलेगा। और इस टैक्सेबल में कौन सा इंक्लूड होगा, इस टैक्सेबल में जीरो रेटेड सप्लाई भी इंक्लूड होगा, जिसमें गवर्नमेंट को जीरो टैक्स मिला है। बाकी टैक्सेबल जो डोमेस्टिक सप्लाई हुआ होगा उसके ऊपर तो जो रेट लगता है उस पर टैक्स मिला होगा गवर्नमेंट को, लेकिन जब जीरो रेटेड सप्लाई किया है उस पर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिला, फिर भी उससे रिलेटेड जो आईटीसी है वो अलाउड किया जाता है। इसलिए यहाँ पे टैक्सेबल सप्लाई में इंक्लूड कर दिया गया जीरो रेटेड सप्लाई, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूड्स। इसलिए हमें ध्यान देना है यहाँ पे टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूड्स जीरो रेटेड सप्लाई। और यहाँ पे पार्शियली मतलब इसको इसको एक पार्ट में बांट दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको एक पार्ट में बांट दिया जिसके लिए जिसका आईटीसी अलाउड है, और यहाँ से पार्शियली ये जो अब सेकंड मार्क कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसका आईटीसी हमें नहीं मिलना। राइट, तो यही बात कह रहा है, क्रेडिट जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा इनपुट टैक्स का, कितना
टैक्सेबल सप्लाई के लिए, जो कि इंक्लूड होता है जिस टैक्सेबल सप्लाई में इंक्लूड करेंगे कौन सी, जीरो रेटेड सप्लाई भी इंक्लूड होगी। तो अभी तक हमने जो चर्चा करी सेक्शन 17(1) और 17(2) में, क्या चर्चा करी कि 17(1) में क्या होगा, वहां पे हम देखेंगे कि बिजनेस से रिलेटेड है और पर्सनल से रिलेटेड है। बिजनेस वाले को अलाउ कर देंगे, जो पर्सनल वाला है उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, पर बिजनेस वाले को अलाउ कर देंगे। सेकंड पॉइंट में क्या करा, बिजनेस से ही रिलेटेड है, बिजनेस से ही रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे क्या करा, देखा कि टैक्सेबल सप्लाई है और एग्जेम्प्टेड सप्लाई है, तो टैक्सेबल सप्लाई से रिलेटेड जितना होगा वो अलाउ कर देंगे, एग्जेम्प्टेड वाले को अलाउ नहीं करेंगे। टैक्सेबल वाले को अलाउ कर देंगे, एग्जेम्प्टेड वाले को अलाउ नहीं करेंगे। और एग्जेम्प्टेड वाले जो टैक्सेबल है उसमें इंक्लूड कर दिया गया जीरो रेटेड, मतलब जीरो रेटेड से रिलेटेड भी क्रेडिट जो है वो मिल जाएगा। राइट, हमने दो पार्ट, पहले वाले में सबसेक्शन 1 में क्या किया कि बिजनेस देखा, बिजनेस और पर्सनल, बिजनेस वाले को अलाउ कर दिया। सेकंड में बिजनेस में ही है लेकिन टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट को बाइफरकेट कर दिया, टैक्सेबल वाले का अलाउ कर दिया और एग्जेम्प्टेड वाले का अलाउ नहीं किया। राइट, अब आगे मूव करते हैं सबसेक्शन 3। सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 बात करता है वेयर द वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई। अब कहता है एग्जेम्प्ट सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड होगा। एग्जेम्प्ट सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड होगा, कहता है उस एग्जेम्प्ट सप्लाई में वो इंक्लूड होगा रिसीट, रिसीप्ट, वो सप्लाई भी इंक्लूड होगी जो कि लाइबल टू रिवर्स चार्ज है, जो कि लाइबल टू रिवर्स चार्ज है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। अब हम कोई सर्विसेज देते हैं, मान लो कोई हम सर्विसेज दे रहे हैं, इसमें से कुछ सर्विसेज जो हैं फॉरवर्ड चार्ज में आती हैं और कुछ सर्विसेज रिवर्स चार्ज में आती हैं। फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज रिवर्स चार्ज क्या है ये पता होगा। फॉरवर्ड चार्ज जो नॉर्मल जहां पे सप्लायर के ऊपर लाइबिलिटी बनती है, और रिवर्स चार्ज के केस में किसके ऊपर, रेसिपिएंट के ऊपर लाइबिलिटी बनती है जीएसटी पे करने की। राइट, हमने सेक्शन 9 जब पढ़ा था वहां पे हमने इसके रिगार्डिंग डिटेल में ऑलरेडी बात करी थी, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ नाम रेफर कर रहा हूँ, यहाँ पे डिटेल में दोबारा हम रेफर नहीं करेंगे। ठीक है, सेक्शन 9 जब हमने पढ़ा था वहां पे हमने डिटेल में इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी बात करी हुई है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज, हम मान लेते हैं कोई हमारी सर्विसेज है वो फॉरवर्ड चार्ज में आती है, तो फॉरवर्ड चार्ज में ऐसा रेसिपिएंट हमारी जो है, हम अपनी टर्नओवर निकाल रहे हैं, हमने पूरे साल में जो फॉरवर्ड चार्ज के अंदर सर्विस दी, फॉरवर्ड चार्ज में मान लेते हैं हमने 10 लाख रुपए की सर्विस दी पूरे साल की, और हमारी जो ये फॉरवर्ड चार्ज है उस पे जीएसटी रेट है 18%। तो हमारे को जो है 1.8 लाख का जो है जीएसटी आउटपुट लाइबिलिटी हमने पे करी होगी। राइट, ये हमने पे करी होगी। ऐसे ही हमारे पास रिवर्स चार्ज की भी हमने हमने जो सर्वर जो हम सर्विस दे रहे हैं वो मान लेते हैं हमारी रिवर्स चार्ज में फॉल करती है। मान लेते हैं यहाँ पे हम एडवोकेट सर्विसेज, रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ मैं जस्ट, मान लेते हैं एडवोकेट सर्विसेज है, तो यहाँ पे हमने जो है 10 लाख रुपए की ही एडवोकेट सर्विसेज भी दी, और इसके ऊपर क्या हमने, अगर मैं मान लेता हूं मैं इसकी जगह हूं, मैं फॉरवर्ड चार्ज में जो है 10 लाख रुपए मेरी जो सर्विस एक फॉरवर्ड चार्ज में बनती है, एक रिवर्स चार्ज में बनती है। एक फॉरवर्ड चार्ज में जो मैं अपनी सर्विस दे रहा हूँ उस पर मैं जीएसटी पे करूंगा, लेकिन रिवर्स चार्ज में मैं जो सर्विस दे रहा हूं उसके ऊपर मैं जीएसटी पे नहीं करूंगा। मान लो आप रेसिपिएंट हो तो उसके ऊपर आप उसके ऊपर जीएसटी पे करोगे, आप उसके ऊपर जीएसटी पे करके क्रेडिट ले लोगे, मैं पे नहीं करूंगा। राइट, तो इसके ऊपर यहाँ पे मेरा कुछ पार्ट नहीं बनता, यहाँ पे मेरा कुछ पार्ट नहीं बनता। तो यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि जो जब हम सप्लाई कैलकुलेट करेंगे, जब हम सप्लाई कैलकुलेट करेंगे तो हम यहाँ पे अपनी टैक्सेबल सप्लाई निकाल लेंगे। तो यहाँ पे टैक्सेबल सप्लाई निकाल लेंगे और यहाँ पे जो ये वाली रिवर्स चार्ज में जो सप्लाई आ रही है इस सप्लाई को जो है एग्जेम्प्टेड सप्लाई मान लेंगे।
इसको हम एग्जेम्प्टेड सप्लाई मान लेंगे। ये मानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस सर्विसेज को लेने के लिए जो हमने जो एक्सपेंस किया होगा, इसको जो इन सर्विसेज को लेने के लिए जो हमने एक्सपेंसेस किया होगा, उसका भी एलोकेशन हमें, उसका भी आईटीसी पूरा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि फॉरवर्ड चार्ज से रिलेटेड जो 10 लाख है इसी के ऊपर ही मैंने जीएसटी पे किया है, तो इससे रिलेटेड जो मेरा आईटीसी बनता है ये मुझे अलाउ हो जाना चाहिए, इससे रिलेटेड आईटीसी। और ये वाला जो पार्ट है इसके ऊपर मैंने जीएसटी पे नहीं किया, मैंने नहीं पे किया, जो क्रेडिट जो पे करेगा, जो मतलब हमारे एग्जांपल में क्या था, आप पे करोगे आपको उसका क्रेडिट अलाउ होगा, यहाँ पे मैंने नहीं पे किया मेरे, इसलिए मेरी एग्जेम्प्टेड सप्लाई में का पार्ट होगा, और यहाँ पे मुझे भी इससे रिलेटेड कोई भी क्रेडिट अलाउ नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे जो है इसको एग्जेम्प्टेड सप्लाई माना गया। इसलिए यहाँ पे इसको एग्जेम्प्टेड सप्लाई माना गया, क्योंकि इससे रिलेटेड क्रेडिट अलाउ नहीं करना मेरे को, गवर्नमेंट जो है मेरे को क्रेडिट अलाउ नहीं करेगी। मान लो कुछ मैंने कुछ जो है इन सर्विसेज को देने के लिए, मान लो मैंने प्रिंटर लिया था, मान लो 10,000 रुपए का, 10,000 रुपए के ऊपर 18% मैंने जीएसटी पे किया था, या 12% ले लो, डिफरेंट ले लो थोड़ा सा रेट, ठीक है। 1200 रुपए मैंने जीएसटी पे किया था। अब जी 1200, अब यहाँ पे 10 लाख रुपए की मैंने फॉरवर्ड सप्लाई दी है, और 10 लाख रुपए की जो है मैंने रिवर्स वो सप्लाई दी है जो रिवर्स चार्ज में आती है, तो यहाँ पे मेरा भी जो है इसका एक पार्ट जो है मेरा अलाउ हो जाना चाहिए 600 रुपए का, और एक पार्ट जो है मेरा डिसअलाउ हो जाना चाहिए 600 रुपए का, राइट। तो यही यहाँ पे जो है सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 यही बात करता है। आइए दोबारा प्रोविजन में चलते हैं, तो ये कहता है एग्जेम्प्टेड सप्लाई जब हम निकालेंगे तो उस एग्जेम्प्टेड सप्लाई के अंदर इंक्लूड कर दिया जाएगा, क्या इंक्लूड कर देंगे, रेसिपिएंट, जिसके ऊपर रेसिपिएंट इज लायबल टू पे अंडर रिवर्स चार्ज। जो मेरी सप्लाई किसकी है, सप्लाई मेरी है, लेकिन टैक्स किसको पे करना है, आपको पे करना है, इसलिए मेरी मेरी तो सप्लाई है, लेकिन मेरे को उससे रिलेटेड आईटीसी ना मिले, उससे रिलेटेड जो मैंने परचेजेस करी है उसका आईटीसी ना मिल पाए, इसलिए उसको जो है मेरी एग्जेम्प्टेड सप्लाई माना गया, राइट। ये तो एग्जेम्प्टेड सप्लाई माना ही गया, इससे रिलेटेड इसके बाद और भी ऐसी चीजें हैं जहां पे जिसको एग्जेम्प्टेड सप्लाई माना गया, तो और कौन कौन सी चीजें हैं वो मैं अब रेफर करके चलता हूँ कि कौन कौन सी चीजें हैं जिसको एग्जेम्प्टेड सप्लाई माना गया। ये वाली तो एग्जेम्प्टेड सप्लाई हो ही गई, ठीक है ना, रिवर्स चार्ज वाली एग्जेम्प्टेड सप्लाई हो गई, हमारा यहाँ पे ये कंक्लूजन निकलता है कि एग्जेम्प्टेड सप्लाई। अब हम इसको अगर कहें तो हमारी एग्जेम्प्टेड सप्लाई, अगर हम एग्जेम्प्टेड सप्लाई को पूरा देखना चाहें तो हमारा अभी तक ये कंक्लूजन आ गया कि जो मैं सप्लाई दूंगा, सप्लाई मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन अंडर अंडर आरसीएम, तो वो जो है मेरी क्या बन जाएगी, एग्जेम्प्टेड सप्लाई बन जाएगी। इसके अलावा कहता है कि अगर मैंने जो है सेल ऑफ लैंड करी, सेल ऑफ बिल्डिंग करी, ये सेल ऑफ लैंड सेल ऑफ बिल्डिंग हमने कहाँ पढ़ी थी, ये सेल ऑफ लैंड सेल ऑफ बिल्डिंग हमने शेड्यूल जब हमने पढ़ा था, शेड्यूल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अलग से, शेड्यूल 3 जब हमने पढ़ा था, तो वहां पे हमने इसके रिगार्डिंग चर्चा करी थी, चैप्टर जब हम सप्लाई पढ़ रहे थे, जब हमने सप्लाई का चैप्टर किया था वहां पे हमने सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग की बात करी थी कि इनके ऊपर जो है जीएसटी नहीं लगेगा, इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, तो इसको किस में कवर करा गया है, इसको कवर करा गया है एग्जेम्प्टेड सप्लाई के अंदर, क्योंकि इससे रिलेटेड जीएसटी नहीं देना ना, इसलिए इसको भी एग्जेम्प्टेड सप्लाई में कवर करा गया है। लेकिन इस किसको जो है बाहर करा गया है, इसको अगर हम एक्सक्लूडिंग करें, इसको यहाँ पे अलग से लिखता हूँ, इसमें एग्जेम्प्टेड सप्लाई में किसको एक्सक्लूड किया गया है, यहाँ पे क्लॉज 5, मैं प्रोविजन में लेके चलता हूँ, प्रोविजन से बताता हूँ, यहाँ पे सेल ऑफ लैंड को भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड किया गया है, क्योंकि उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगना, और सेल ऑफ बिल्डिंग को भी जो है एग्जेम्प्टेड सप्लाई में इंक्लूड किया गया है, लेकिन किसको नहीं किया गया, क्लॉज बी ऑफ पैराग्राफ 5 ऑफ शेड्यूल 2। यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ फिर मैं बताता हूँ कि ये क्या है। इसमें क्लॉज बी
ऑफ पैराग्राफ 5 ऑफ शेड्यूल सेकेंड। इसको हमने डिटेल में डिस्कशन की थी, अगर ध्यान है शेड्यूल 2 का पैराग्राफ 5 का क्लॉज बी, ये क्या बात करता था? ये बात करता था जब कोई बिल्डिंग जो है कंस्ट्रक्शन फेज पे है और कंस्ट्रक्शन फेज पे कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले, ये मतलब मान लो कंप्लीशन सर्टिफिकेट की डेट है, इस कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पहले या फिर फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विच एवर इज अर्लियर, इससे पहले ही अगर वो बेच देते हैं, अगर इस डेट से पहले ही बेच देते हैं तो इसके ऊपर जो है जीएसटी लगना था, क्योंकि ये शेड्यूल सेकेंड में इसको बाहर कर दिया गया था कि यहाँ पे एक्सक्लूड में डाला गया था लैंड एंड बिल्डिंग और लैंड सॉरी सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग की एक्सेप्शन में डाला गया था कि सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग होगी तो वहां पे तो जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर शेड्यूल 2 के पैराग्राफ 5 क्लॉज बी में आ जाता है तो मतलब वहां पे जहां बात करी गई थी कि कंस्ट्रक्शन से पहले ही अगर बेच देते हैं, कंस्ट्रक्शन या फर्स्ट ऑक्यूपेंसी से पहले ही बेच देते हैं तो वहां पे उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। इसको समझने के लिए हमने ये भी बात करी थी कि इस ड्यूरेशन से पहले बेचते हैं तो इसके ऊपर जीएसटी लगना है, इसके बाद तो जीएसटी नहीं लगेगा, इसके बाद तो क्या लगेगी? स्टैंप ड्यूटी लगेगी, इसके बाद तो इसकी रजिस्ट्री होगी और स्टैंप ड्यूटी लगेगी, सेल करी जाएगी, राइट। तो इससे पहले पे ऊपर जीएसटी लगना है, इसलिए यहाँ पे इसको जो है एग्जेम्प्टेड सप्लाई की एक्सेप्शन में डाला। क्योंकि क्यों क्यों डाला गया? रीजन क्या है कि इसके ऊपर भी जो है गवर्नमेंट को जीएसटी जो है वो मिलना है, गवर्नमेंट को जीएसटी मिलेगा इसके ऊपर, इसलिए इसको एग्जेम्प्टेड सप्लाई में नहीं कवर किया, इसको टैक्सेबल में डाला गया। लेकिन एग्जेम्प्टेड सप्लाई में सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग को डाला गया क्योंकि उसके ऊपर जीएसटी नहीं मिलना। तो दोबारा से प्रोविजन में आता हूं कि वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड सप्लाई में क्या इंक्लूड है और क्या क्या एक्सक्लूड है। तो यहाँ पे सेल ऑफ लैंड हमने देखा शेड्यूल 3 में जो लिखा गया था इसको इंक्लूड करा गया, सेल ऑफ बिल्डिंग को इंक्लूड किया गया, लेकिन किसको इंक्लूड नहीं किया गया? क्लॉज बी जो रेड में मैंने मार्क किया है, क्लॉज बी ऑफ पैराग्राफ 5 ऑफ शेड्यूल 2, इसको इंक्लूड नहीं किया गया। इसके अलावा एग्जेम्प्टेड सप्लाई में किसको इंक्लूड किया गया? इसके अलावा जो इंक्लूड किया गया वो इंक्लूड किया गया ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज। अगर हम कोई शेयर्स वगैरह अगर कोई सिक्योरिटीज वगैरह की ट्रांजेक्शन करते हैं, उससे रिलेटेड जो हमारी सप्लाई बनेगी वो भी एग्जेम्प्टेड सप्लाई में हमारी काउंट होगी, उससे रिलेटेड जो सप्लाई रहेगी वो भी एग्जेम्प्टेड सप्लाई में काउंट होगी। यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटी, ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज। अगर हम सिक्योरिटीज वगैरह में ट्रांजेक्शन करते हैं तो ऐसे केसेस में वहां पे बताया गया था कि इट इज नाइदर गुड्स नॉट, ये गुड्स में भी कवर नहीं होता, गुड्स की डेफिनेशन में भी नहीं आता, सर्विसेज में भी नहीं आता था, तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगना। तो इसलिए इसके ऊपर इसको भी जो है किसमें डाला गया, इसलिए इसको भी जो है किसमें डाल दिया? एग्जेम्प्टेड सप्लाई के अंदर डाल दिया, क्योंकि इसको पे भी जीएसटी नहीं मिलना। रीजन ध्यान रखना है, अगर रीजन ध्यान रहेगा तो ये साथ साथ समझ आ जाएगा, क्योंकि रीजन यही है कि जिसके ऊपर जीएसटी मिलना है उसको जो है एक्सेप्शन में डाल दिया, उसको एग्जेम्प्टेड सप्लाई में कवर नहीं किया, और जिस पे जीएसटी नहीं मिलना उसको जो है एग्जेम्प्टेड सप्लाई में डाल दिया, ताकि उससे रिलेटेड जो इनपुट टैक्स है, उससे रिलेटेड जो इनपुट टैक्स है उसका क्रेडिट भी ना मिल पाए। रीजन क्या है कि उससे रिलेटेड जो इनपुट टैक्स है, उससे रिलेटेड जो परचेजेस की होंगी, एक्सपेंस किए होंगे, उस पे जो टैक्स पे किया होगा उसका भी ताकि क्रेडिट ना मिले, क्योंकि आउटवर्ड में टैक्स नहीं मिल रहा गवर्नमेंट को, इसलिए उससे रिलेटेड आईटीसी को भी गवर्नमेंट मना करती है। इसलिए यही बात यहाँ पे दोबारा से एक्सप्लेन भी करी गई। क्या एक्सप्लेनेशन में क्या डाला? फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन द एक्सप्रेशन वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड सर्विसेज शैल नॉट इंक्लूड। अब इसमें कौन सा इंक्लूड नहीं हुआ? अब हमने पढ़ लिया कौन सा इंक्लूड नहीं हुआ। एक तो इसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, इसमें शेड्यूल 3 की ट्रांजेक्शन इंक्लूड नहीं होगी। शेड्यूल 3 में कौन कौन सी ट्रांजेक्शन थी? शेड्यूल 3 में बताया गया था विच इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स, विच इज नाइदर सप्लाई ऑफ सर्विस, जो कि गुड्स भी नहीं होंगे और उनको जिसको गुड्स भी नहीं, सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी नहीं मानेंगे, तो उसको तो उस पे जीएसटी नहीं मिलना। तो उससे उसको उन केसेस को कहां पे डाला जाएगा? उनको एग्जेम्प्टेड सप्लाई में डाला जाएगा। लेकिन उस पे एक्सेप्शन क्या डाल दी? उसको एक्सेप्शन डाल दी पैराग्राफ 5 ऑफ द सेट शेड्यूल। पैराग्राफ 5 किसकी बात करता था? पैराग्राफ 5 बात करता था इसी की। पैराग्राफ 5 बात करता था सेल ऑफ लैंड, यहां से लेकर यहां तक की बात करता था,
पैराग्राफ 5 सेल ऑफ लैंड, और कहता था सब्जेक्ट टू क्लॉज बी ऑफ पैराग्राफ 5 ऑफ शेड्यूल 2 एंड सेल ऑफ बिल्डिंग, ये बात करता था। तो यहाँ पे इसका क्या कंक्लूजन निकल के आया, ये मैंने इजी फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है, मींस सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड सप्लाई। ठीक है, सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग जो है हमारी इंक्लूड हो जाएगी कौन से में, वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड सप्लाई में, ऑल्दो इट इज नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स, नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज एज सेड इन द पॉइंट 3 नंबर आल्सो। तो यहाँ पे ये सप्लाई ऑफ सर्विस भी नहीं है, सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं है, कौन सी, सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग। तो इसलिए जो है इसको कहाँ डाल दिया गया, इसको डाल दिया गया एग्जेम्प्टेड सर्विसेज के अंदर। हमारा क्या कंक्लूजन निकल के आता है, ये हमारा कंक्लूजन निकल के आता है कि एग्जेम्प्टेड सप्लाई में चार हमारा कौन कौन से पार्ट कवर हो गए। हमारा अगर हम कहें आरसीएम वाला पार्ट सबसे पहले कवर हो गया, सेकंड नंबर में कौन सा कवर हुआ, सेल ऑफ लैंड कवर हुआ, तीसरे नंबर पे कौन सा कवर हुआ, सेल ऑफ बिल्डिंग कवर हुआ, और चौथे नंबर में ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी। हमारे चार पार्ट जो है एग्जेम्प्टेड सप्लाई में आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि इससे जो है गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलना, उस कोई जीएसटी नहीं मिलना, तो इससे रिलेटेड जो इनपुट टैक्स है उसका भी क्रेडिट गवर्नमेंट नहीं देगी। अब फिर कौन सा अलाउ किया, कौन सा अलाउ किया एग्जेम्प्टेड सप्लाई में, कौन सा नहीं आएगा, कौन सा नहीं आएगा, क्लॉज बी ऑफ पैराग्राफ 5 ऑफ शेड्यूल 2 आएगा, क्योंकि उस पे गवर्नमेंट को जीएसटी मिलना है, इसलिए उसको टैक्सेबल सप्लाई में डाल दिया और उससे रिलेटेड आईटीसी को भी अलाउ कर देंगे। राइट, तो यहाँ पे इसलिए एग्जेम्प्टेड सप्लाई की अगर हम इससे रिलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए अगर हम एग्जेम्प्टेड सप्लाई देखें तो हमारी ये जो पार्ट आते हैं वो सेक्शन 17 के तहत हमारा एग्जेम्प्टेड सप्लाई बन जाता है। तो हम दोबारा मूव करते हैं सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 के बाद सेक्शन 17 सबसेक्शन 4। सेक्शन 17 सबसेक्शन 4 कहता है अ बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी engage in supply of services by way of accepting deposits। बैंक क्या करता है, बैंक क्या करता है, हमसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, हम जाते हैं अकाउंट में डिपॉजिट करा देते हैं, राइट, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट। और दूसरा काम क्या होता है बैंक का, वो हमें लोन देता है, लोन, और उसका काम क्या होता है, पैसा लेना, हमारे डिपॉजिट लेना और लोन एंड एडवांसेस देना। ठीक है ना, बैंक पैसा हमसे, हम जो डिपॉजिट्स वगैरह करते हैं वो हमसे लेता है और वो एक्सटेंडेड लोन एंड एडवांसेस, ये काम होता है बैंकिंग का। इनको ऑप्शन दिया गया, इनको ऑप्शन दिया गया कि आइदर टू कंप्लाई विद द प्रोविजन अंडर सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 क्या बात करता था ऊपर, सबसेक्शन 2 क्या कहता था कि आप एग्जेम्प्टेड और टैक्सेबल को, अपनी एग्जेम्प्टेड सर्विसेज को और टैक्सेबल सर्विसेज को बाइफरगेट कर दो, अपनी एग्जेम्प्टेड सर्विसेज को और टैक्सेबल सर्विसेज को बाइफरगेट कर दो। और उसके ऊपर जो है वहां पे आप देख लो कि उसके ऊपर जो है एग्जेम्प्टेड सर्विसेज और ये दोनों को बाइफरगेट कर दो, और वहां पे एग्जेम्प्टेड सप्लाई के उससे रिलेटेड जो आईटीसी है वो अवेल कर लो, और सॉरी टैक्सेबल से रिलेटेड जो आईटीसी है वो अवेल कर लो, और एग्जेम्प्टेड से रिलेटेड जो आईटीसी है वो छोड़ दो। जो नॉर्मल प्रोविजन था वही बैंकिंग के कंपनी के लिए है, लेकिन इसको साथ में एक और ऑप्शन दे दिया, इसको ऑप्शन दे दिया कि आप या तो नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से चल लो जो सबसेक्शन 2 में लिखा है, या फिर आप कर लो, आप अवेल कर लो एन अमाउंट, आप आईटीसी ले लो, कितना, 50% ऑफ द एलिजिबल आईटीसी, जितना आपका आईटीसी बनता है। आप ये छोड़ो कि कितना टैक्सेबल से रिलेटेड है, कितना एग्जेम्प्टेड से रिलेटेड है, वो सब छोड़ो, आपका जितना टोटल एलिजिबल आईटीसी है उसका 50% जो है सीधा सीधा ले लो। इस चक्रों में मत पड़ो कि एग्जेम्प्टेड सप्लाई से रिलेटेड आईटीसी कितना है और टैक्सेबल से रिलेटेड कितना है, इस कैलकुलेशन में ना जाके आपके पास ऑप्शन है, किसके पास ऑप्शन है, बैंकिंग कंपनी के पास ऑप्शन है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास ऑप्शन है। इनके पास ही ऑप्शन है कि वो ये नॉर्मल कैलकुलेट भी कर सकते हैं या फिर वो सीधा सीधा 50% ऑफ द एलिजिबल आईटीसी का क्रेडिट ले सकते हैं। और 50% ऑफ द एलिजिबल आईटीसी का क्रेडिट ले लेंगे, किसका, इनपुट, चाहे वो इनपुट का क्रेडिट हो, चाहे वो कैपिटल गुड्स का क्रेडिट हो, चाहे वो इनपुट सर्विसेज का क्रेडिट हो, तीनों में तीनों का क्रेडिट जो उसका टोटल आईटीसी एलिजिबल आईटीसी होगा उसका 50% उसको अलाउ कर दिया जाएगा, और बाकी का 50% जो है वो लैप्स हो जाएगा। सीधी सीधी कहानी है, 50% अलाउड, 50% लैप्स, राइट। ये सिर्फ बैंकिंग कंपनी के लिए है, क्योंकि बैंकिंग कंपनी की जो सर्विसेज है, चाहे वो डिपॉजिट की बात करें, लोन्स एडवांसेस की बात करें, तो इनकी कुछ सर्विसेज के ऊपर जो है टैक्स लगता है और कुछ जो है इनकी एग्जेम्प्टेड सप्लाई है, कुछ टैक्सेबल सप्लाई है।
इनके में कुछ जो है एग्जेम्प्टेड सप्लाई है, कुछ जो है टैक्सेबल सप्लाई है। तो ऐसे केसेस में तो इनके ऊपर जो एग्जेम्प्टेड सप्लाई, इनको कैलकुलेशन जो है इतनी सारी कैलकुलेशन ना करनी पड़े, इसलिए इनको एक ऑप्शन दे दिया कि आप सीधा सीधा इन चक्रों में ना पड़ के सीधा सीधा 50% जो है क्रेडिट ले लो और 50% जो है क्रेडिट भूल जाओ। प्रोवाइडेड दैट, इसमें फर्दर क्या कहा, प्रोवाइडेड दैट ऑप्शन, अगर ये जो ऑप्शन है 50% वाला, 50 ऑप्शन वंस एक्सरसाइज्ड नॉट बी विड्रॉन ड्यूरिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अगर एक बार आपने ये वाला 50% वाला ऑप्शन ले लिया तो आपको जो है पूरे साल जो है वो ऑप्शन के साथ ही चलना होगा और 50% ही पूरे साल लेना होगा। आप अगले साल जो है नॉर्मल सबसेक्शन 2 में आ सकते हो, जो ऊपर सबसेक्शन 2 ने कहा वो अगले साल फॉलो कर सकते हो। लेकिन अगर आपने ये वाला ऑप्शन फॉलो किया जो सबसेक्शन 4 में आ रहा है, तो आपने सेक्शन 17 सबसेक्शन 4 फॉलो किया, तो आपको पूरे साल सेक्शन 17 सबसेक्शन 4 ही फॉलो करना पड़ेगा। अगले साल आप सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में आना चाहते हो तो आप आ सकते हो। आप कंटिन्यू करना चाहते हो सेक्शन 17 सबसेक्शन 4 के हिसाब से 50%, उसके हिसाब से भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो यही बात प्रोवाइजो ने कहा कि अगर आपने ऑप्शन एक्सरसाइज किया है तो आपको पूरे साल जो है वो उसी ऑप्शन के साथ चलना होगा। इसके बाद कहता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट रिस्ट्रिक्शन ऑफ 50% नॉट अप्लाई to the tax paid made by one registered person to another registered person under the same PAN। अगर सेम पैन के अंडर दो रजिस्टर्ड पर्सन है, मान लेते हैं पंजाब नेशनल बैंक की दिल्ली की ब्रांच है और पंजाब नेशनल बैंक की हरियाणा की ब्रांच है। अगर पंजाब नेशनल दिल्ली जो है कुछ सर्विस दे रही है पंजाब नेशनल हरियाणा को, तो ऐसे केसेस में जो है पंजाब नेशनल बैंक दिल्ली ने जो सर्विस दी है पंजाब नेशनल बैंक हरियाणा को, तो जब उसने सर्विस दी, उसने उस सर्विस में अगर टैक्स लगाया है तो उसमें उसके लिए ये 50% वाला क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं है। जो पीएनबी हरियाणा है वो जो है पूरा का पूरा उस पे आईटीसी जो है अवेल कर सकती है। लेकिन कंडीशन क्या है कि दोनों रजिस्टर्ड पर्सन पीएनबी दिल्ली और पीएनबी हरियाणा जो है अंडर द सेम पैन। इसलिए मैंने एक ही पीएनबी का एग्जांपल लिया कि इस तरीके से एक एंटिटी मतलब जो कि बेसिकली अंडर द सेम पैन है, वहां पे जो है इस तरीके का 50% की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वहां पे कोई 50% वाला चक्कर नहीं है। वहां पे अगर बैंक टू बैंक जो है ये अगर ट्रांजेक्शन हो रही है, वहां पे जो है क्रेडिट ले सकते हैं। वहां पे ऐसी कोई 50% वाली कंडीशन नहीं रहेगी। इसको जो हमने सेक्शन 17 सबसेक्शन 4 किया, इसमें आईटीसी और बैंकिंग कंपनी, अगर इसको हम समराइज करें तो हमारा बनता है बैंकिंग कंपनी के पास दो ऑप्शन बनते हैं, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 में बात करते हैं, ऑप्शन 1 तो सीधी सीधी कहता है कि प्रोपोर्शनल क्रेडिट ले लो, जो सेक्शन 2 सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 ने कहा कि आपका जो टैक्सेबल सर्विसेज है, जो आपका टैक्सेबल सर्विसेज है उस टैक्सेबल सर्विसेज भी देते हो आप बैंक, और आप बैंक को कहा आप एग्जेम्प्टेड भी देती हो, एग्जेम्प्टेड सर्विसेज भी देती हो। तो एग्जेम्प्टेड से रिलेटेड जो आईटीसी है उसको वो कहता है उसको आप भूल जाओ, और इससे टैक्सेबल से रिलेटेड जो आईटीसी है वो आप ले लो। ये तो नॉर्मल प्रोविजन हो गया सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 का, राइट। इसके लिए हम रूल 42 43 भी रेफर करेंगे कि किस तरीके से एलोकेशन रहेगा इनपुट का, इनपुट सर्विसेज का और कैपिटल गुड्स का किस तरीके से एलोकेशन रहेगा, वो हम बात करेंगे रूल 42 और 43 जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और या फिर उसके पास सेकंड ऑप्शन क्या दिया, सेक्शन 17 सबसेक्शन 4 में क्या ऑप्शन दिया गया कि आप 50% ऑफ द टोटल क्रेडिट जितना है 50% उसका ले लो और बाकी का 50% को भूल जाओ, वो लैप्स हो जाएगा। यही बात जो है रूल 38 में भी करी गई है कि 50 वहां पे जो एलिजिबल आईटीसी का है वहां पे एलिजिबल आईटीसी निकाल के उसका 50% जो है अलाउ कर देते हैं और बाकी 50% जो है वो कॉस्ट का पार्ट बना देते हैं। मान लो 1 लाख रुपए का जो है हमने कोई ये बैंकिंग सर्विसेज इसने सर्विस दी, इसने इससे रिलेटेड जो इनपुट खरीदा था 1 लाख रुपए का, यहाँ पे इसको जो है 18% जीएसटी लगा 18,000 रुपए। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 के तहत जो है इस पे 9,000 रुपए का इसको आईटीसी मिल जाएगा, और इसकी कॉस्ट जो ये 9,000 है इसका आईटीसी इसको नहीं मिलना, तो इसकी कॉस्टिंग क्या बन जाएगी, इसकी कॉस्ट बन जाएगी 1 लाख प्लस कितनी 9,000 रुपए। तो 1,09,000 इसकी कॉस्टिंग हो गई इस बैंक के लिए, और 1 लाख और 9,000 रुपए का इसके लिए क्रेडिट अलाउ हो गया एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 4। यही ऑप्शन दिया गया था 50% का क्रेडिट, तो 50% का यहाँ पे क्रेडिट ले लिया और बैलेंस 50% जो है लैप्स हो जाएगा। यही बात करता है सेक्शन 17 सबसेक्शन 4। अभी तक हमने पढ़े सेक्शन 17 के 1 2 3 4।
अब जो सेक्शन शुरू होने जा रहा है ये सब सेक्शन, जैसे हमने सेक्शन 16 में टाइम लगाया, उस सेक्शन में हमने सेक्शन 16 2 में, सेक्शन 16 4 में टाइम लगाया और रूल 36 4 में टाइम लगाया। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम आईटीसी चैप्टर को कवर करें, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर सेक्शन, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि कोई भी इंडस्ट्री में चले जाओ, वहां पे अगर ये चीज पता है तो एक अलग ही आपका इम्पैक्ट है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 का। और प्रैक्टिकल पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि क्या किस चीज का आपको क्रेडिट टोटली डिसअलाउड है, वो बताएगा सेक्शन 16 और सेक्शन 17 सबसेक्शन 5। सेक्शन 17(5) बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है, चाहे किसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कह लो, चाहे प्रैक्टिकल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से कह लो। जब कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है, मैं स्टार्टिंग में इसलिए ही आपको उसमें जोर दे देता हूँ, क्योंकि ये जो है आपको हमेशा याद रखने हैं। ये ऐसी ऐसी चीजें हैं, बाकी जो सेक्शन है वो आप जो है डे टू डे रेफर कर सकते हो जब आपको जरूरत पड़े, लेकिन कुछ ऐसे सेक्शन है जो आपके माइंड में एकदम बसे होने चाहिए कि यार इस चीज में यहाँ तो ये टोटली मना किया हुआ है। इसलिए इन चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है सेक्शन 16 2, सेक्शन 16 4, रूल 36 4, इसमें इसलिए मैंने ज्यादा जोर दिया है। तो इसलिए इनको जरूर हर टाइम याद रखना है, इसको 3 4 5 बार जितना बार पढ़ सकते हो पढ़ो, ताकि ये अच्छे से याद रहे। बाकी सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो साथ में आप रिकॉल कर सकते हो जैसे जैसे आपको जरूरत पड़े, लेकिन ये तो बेस है। इसलिए अब हम जो सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, इसको हम शुरू करने जा रहे हैं अब। तो यहाँ पे इससे पहले हमारा बाकी 4 सेक्शन जो है कंप्लीटली हमें ध्यान रखने चाहिए। बाकी 4 सबसेक्शन में हमने क्या पढ़ा। सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 कहता है, notwithstanding anything contained in section 16 subsection 1। सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 क्या कहता है, वो कहता सेक्शन 17 5 कहता है कि सेक्शन 16 1 क्या कहता है, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता सेक्शन 16 1 को। कहता है मैं नहीं मानता सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 को। इन दो सेक्शन को कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग, मैं नहीं मानता इन दोनों सेक्शन में क्या कहा है। इसमें से हमने 17 सेक्शन 18 1 तो अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन 16 1 हम ऊपर पढ़ चुके हैं। सेक्शन 16 1 में हमने क्या पढ़ा था, सेक्शन 16 1 स्टार्टिंग का पहला सबसेक्शन क्या था, सबसे पहला सेक्शन सबसेक्शन था जिसने एम्बिट को बहुत बढ़ा दिया था। क्या बढ़ा दिया था, कहता था एवरी रजिस्टर्ड पर्सन आर एंटाइटल्ड टू टेक आईटीसी, बिजनेस पर्पस के लिए होना चाहिए। ओके, क्या कहता था कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इज एंटाइटल्ड टू टेक आईटीसी, आरटीसी ले सकते हो। अब ये सेक्शन 17 5 कहता है भैया मैं नहीं मानता, वो कहता है मैं नहीं मानता, उसने ऊपर अलाउ कर रहा है तो कर रहा है, फिर भी मैं नहीं मानता। अब यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन लगाएगा, अगर ऊपर अलाउ करता था तो भी अगर 17(5) लग गया तो फिर क्रेडिट नहीं मिलेगा। 17(5) जो है सुपीरियर हो गया किससे, 16 1 से भी ऊपर हो गया सेक्शन 17 5। और जब अब 18 पढ़ेंगे, 18 पढ़ेंगे वहां पे दोबारा से इसका रेफरेंस दे दूंगा मैं, 18 1 जब हम रेफर करेंगे उसके बाद दोबारा से उसके लिंकेज करा दूंगा यहाँ पे। अभी हम जो है सेक्शन 16 कवर कर चुके हैं, तो मैंने इसलिए वहां पे उसका रेफर करा दिया, जो कि उसकी एम्बिट को बहुत बढ़ा देता था। और क्या कहता था कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन जो है आईटीसी इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले सकता है बिजनेस पर्पस के लिए अगर वो यूज कर रहा है तो। लेकिन यहाँ पे सेक्शन 17 5 कहता है अच्छा मैं नहीं दूंगा क्रेडिट। अब वो कहता है किस किस का क्रेडिट नहीं दूंगा, अब सेक्शन 17 5 कहता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल नॉट बी अवेलेबल। कहता है कि नीचे जो मैंने सारी आइटम लिखी है ना 17(5) में, मैं किसी का भी क्रेडिट नहीं दूंगा। सबसे पहली आइटम की बात करता है, कहता है मोटर व्हीकल। कहता है मोटर व्हीकल का क्रेडिट नहीं मिलेगा। कहता है मोटर व्हीकल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, motor vehicle for the transportation of passenger having approved seating capacity of not more than 13%। कहता क्रेडिट नहीं दूंगा, किसका नहीं दूंगा, मोटर व्हीकल का क्रेडिट नहीं दूंगा जिसकी कैपेसिटी नॉट मोर देन 13% है। मतलब क्या निकल के आता है, जिस मोटर व्हीकल की कैपेसिटी 13% से ज्यादा की है, जिस मोटर व्हीकल की कैपेसिटी 13 से ज्यादा की है उसका क्रेडिट मिल जाएगा। लॉजिक समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों कहा गया, क्यों बनाया गया। जो बड़ी गाड़ियां हैं, मतलब 15 जो है 13% से ऊपर की, मतलब अगर हम बात करें जो अगर जो हमारी एक बड़ी
ट्रैवलर बस बन के आ रही है या बसेस बन के आ रही हैं, ये बस मान लो या इसको ट्रैवलर कह लो, मतलब जिसकी सीटिंग कैपेसिटी, जिसमें सीट्स जो है वो 13 से ऊपर की सीट्स हैं, इतनी नंबर ऑफ सीट्स हैं इसमें, तो ऐसे केस में इसका क्रेडिट क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर इसका मैं मान लेते हैं 15, इसकी इसमें 15 सीट्स हैं, तो इसका क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसका क्रेडिट मिलेगा, इसका क्रेडिट अलाउ करा जाएगा। लेकिन जो छोटी गाड़ियां हैं, लेकिन जो छोटी गाड़ियां हैं, जो छोटी गाड़ियां हैं जहाँ पे मान लेते हैं कोई जो छोटी गाड़ी है, जो मतलब 4 सीट हो गई इनमें, 4 सीट वाली कैपेसिटी की जो छोटी गाड़ियाँ मान लो, 4 सीट एग्ज़ाम्पल लिया, 13 से नीचे कितनी भी कह लो, लेकिन ये छोटी जो जिसको हम कार कह सकते हैं, इसका क्रेडिट जो है अलाउ नहीं होगा। ठीक है? साथ में बना के भी दिखा दिया, बस या फिर जिनमें जिनमें ज़्यादा जो है ये है जो है 13 से ज़्यादा सीटिंग कैपेसिटी होगी, उसका क्रेडिट अलाउ हो जाएगा, लेकिन अगर 13 से कम है, वहाँ पे आईटीसी जो है अलाउ नहीं होगा। कौन अलाउ नहीं करता? सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 जो है, इसका आईटीसी अलाउ नहीं करता, मना कर देता है कि क्रेडिट हम नहीं देंगे। चाहे सेक्शन 16 ने हमें अलाउ किया था, लेकिन फिर भी जो है छोटी गाड़ियों का क्रेडिट वो कहता है अलाउ नहीं करेंगे। दोबारा से प्रोविजन में लाता हूँ, प्रोविजन के रिगार्डिंग क्या था इसमें? तो कहता है मोटर व्हीकल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ पर्सन फॉर अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी फॉर नॉट मोर देन 13 पर्सन इंक्लूडिंग द ड्राइवर। जो 13 पर्सन जो हम इंक्लूड कर रहे हैं, वहां पे ड्राइवर की सीट भी इंक्लूड हो रही है। टू रिमेंबर दिस कंसिडर्ड द स्मॉल व्हीकल आर नॉट एलिजिबल। इसका मैंने जो क्रक्स निकाल के यहाँ पे लिख भी दिया है इजी वर्ड में, इसमें हमें ध्यान कैसे रखना है कि छोटी गाड़ियां इंक्लूड नहीं होंगी, लेकिन बड़ी गाड़ियां जो है उसका आईटीसी जो है अलाउड होगा। रीजन सोचो, कोई ट्रैवलर ले रहा है, कोई बस ले रहा है, वो किस लिए ले रहा होगा? वो अपने बिजनेस के लिए ले रहा होगा, इसलिए उसका आईटीसी वहां पे अलाउ कर दिया। लेकिन कोई गाड़ी ले रहा है, लेकिन कोई छोटी गाड़ी ले रहा है, तो वो नॉर्मली हम मान के एज्यूम करके चलते हैं कि वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए ले रहा है, तो वहां पे उसका क्रेडिट अलाउ नहीं करेंगे। अब आप कहोगे कि भैया छोटी गाड़ी तो ये भी हो सकता है कि वो ओला उबर के लिए ले रहा हो, वो अपने बिजनेस के लिए ले रहा हो, वो कोई ट्रैवल एजेंसी खोल रहा हो, वो इसलिए ले रहा हो, तो वहां उस बात को भी ध्यान में रखा और उस बात को डाल दिया, यहाँ पे फर्दर डाल दिया कि एक्सेप्ट जो छोटी गाड़ियां, आप यहाँ पे बात किसकी कर रही हैं? एक्सेप्ट जो बड़ी गाड़ियां तो यहीं पे ही आ गई, वो तो अलाउड है ही है, लेकिन जो छोटी गाड़ियां हैं उसको क्या डाला? एक्सेप्ट व्हेन दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग द फॉलोइंग टैक्सेबल सप्लाई। मान लेते हैं जो अभी हमने जो बात करी, वो अगर कोई सप्लाई किस लिए कर रहा है? इम्पार्टिंग ट्रेनिंग दे रहा है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। अगर कोई छोटी गाड़ी यूज कर रहा है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए, मान लो यहाँ पे वो छोटी गाड़ी है, लेकिन वो अपनी ड्राइविंग पर्पस से, वो जो हमारी आती है ना येलो नंबर प्लेट आती है,